सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा है। हम उनके भक्त रहे, मैं तो उनका भक्त रहा हूँ जी। तो नहीं, सुनिए, मैं एक बात बोलूंगा, उन्हीं की स्ट्रैटेजी, उन्हीं की रणनीति को अपनाया है। उन्होंने भी देश जोड़ा, हमने भी लोग जोड़े हैं। मैं एक तो किसान की बेटी, एक मैं महिला किसान की बेटी हूँ। मेरी माँ मेरी माँ ही वो किसानी करती थी, खेती करती। मेरे फादर साहब ड्राइवर थे, तो मैंने भी उनका सहयोग रखा। 8-9 साल की उम्र में, जब बच्चों को अपना नाम भी ठीक से पता नहीं होता, तो मुझे पता है क्या कष्ट है, क्या दुख है। क्योंकि ये जो केंद्रीय सरकार है, तमाम राज्य सरकारों का पैसा रोक के बैठ गई है। बंगाल का 53,000 करोड़ रुपए जो बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर, पर वो नहीं दे रही है। तो पता चलना चाहिए और युवा में जोश भरना चाहिए ना, कि देखो हमारे देश इसमें कोई बैठा है तो हम भी जाएंगे वहाँ, तो चलना चाहिए ना। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 72 में हैं। आपको पता है कि इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। सरकार भी अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर किए बैठी है। सरकार का साफ कहना है कि वो नए कृषि कानूनों में संशोधन तो करेगी, लेकिन उसे रद्द नहीं करेगी। जबकि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बीच किसानों के समर्थन में कई ऐसी आवाज़ें बुलंद हुई जिसने इंटरनेट पर खुद की मौजूदगी भी दर्शाई, साथ में किसानों की आवाज़ को भी मजबूती प्रदान की और सरकार तक भी किसानों की आवाज़ को पहुंचाने में मददगार साबित हुई। हमारे साथ 2 अहम शख्सियत हैं इस वक्त जो इंटरनेट पर पूरी तरह से वायरल हैं। एक बागी हैं श्रद्धानंद पति, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और एक पूनम पंडित हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यों में भी संलिप्त रहते हैं, यानी उसमें मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, जो लोगों के हितों की बात करती हो, जो लोगों के हितों के लिए काम करती हो। ये तमाम चीज़ें इन लोगों के साथ जुड़ी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो किसान के मुद्दे पे ही बात करेंगे, चूँकि किसानों का आंदोलन इस वक्त ज़ोर शोर से चल रहा है। पूरे देश में इसकी चर्चा है और ख़ास करके 3 ऐसी सीमाएं हैं दिल्ली एनसीआर पे जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो टिकरी बॉर्डर है, दूसरा सिंघू बॉर्डर है, तीसरा गाज़ीपुर बॉर्डर है, जहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों में महापंचायतें भी किसानों की तरफ से हो रही हैं, कई ज़िलों में महापंचायतें किसान कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी किसान जा रहे हैं और वहां से भी किसानों के समर्थन में या किसानों की आवाज़ बुलंद होती दिखाई दे रही है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। का भी स्वागत। सबसे पहले रेबल आपसे मैं बात करूंगा। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के समर्थन में आप भी आवाज़ मुखर करते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या लगा जो अचानक से आप किसानों के समर्थन में नजर आ गए? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, किसी बाहुल्य देश का, कृषि बाहुल्य राज्य से संबंध रखता हूं। मैं बंगाल की वीर धरती से हूं और दादाजी किसान रहे, पिताजी मौजूदा किसान है और मैं भी किसान परिवार से ही हूं। अगर ये बिल मेरे लिए अच्छा होगा तो मैं बताऊंगा इससे अच्छा, अगर ये बिल मेरे लिए गलत है तो गलत ही बताऊंगा, इसके दोष और इसकी खामियां भी बताऊंगा। और जब तक इसकी खामियां दूर ना हो तब तक तो इसे लागू नहीं होने देंगे। और यहाँ पे आज आपके मंच पे आने का एक कारण है, बड़ा साधारण सा कारण है कि मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर आंदोलन में कार्यकर्ता शहीद होते हैं। किसी भी आंदोलन में आप देख लीजिएगा, कार्यकर्ता शहीद होते हैं और नाम जो होता है वो जाता है दूसरों का। मैं इस मंच के माध्यम से, आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आभारी हूं मैं कि आपने अपने मंच में मेरे को बोलने का वक्त दिया, ये जगह दी। पूनम भी मेरे साथ हैं और इस मुद्दे पे हम लोगों की बातचीत हुई। मुझे लगा बहन जो है महिलाओं में सबसे युवा नेता है जो किसान नेता के तौर पर उभरी है और उन्होंने चाहा कि एक मुद्दे पर हम लोग सब मिलकर बात करें कि इतने देश घूमने का, बंगाल में चुनाव है, किसान लीडर अब बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर उधर मोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे बंगाल तो मैं अभी 22 दिन रह के आया हूं। बंगाल की समस्या कोई आज की नहीं है। बंगाल की समस्या इस वक्त खेती नहीं है, इस वक्त बंगाल की समस्या है केंद्र की सरकार बनाम बंगाल सरकार। क्योंकि ये जो केंद्रीय सरकार है, तमाम राज्य सरकारों का पैसा रोक के बैठ गई है। बंगाल का 53,000 करोड़ रुपए जो बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर, पर वो नहीं दे रही है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से किसान नेताओं से एक अपील करना चाहूंगा, और शायद पूनम भी इस बात में मेरे साथ होंगी, कि सर राकेश टिकैत जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नरेश टिकैत जी, आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गौरव टिकैत आपके परिवार के और उनकी पत्नी जो कि अभी तमाम आंदोलन में राकेश जी के साथ हैं। आप लोगों से मैं एक अपील करूंगा कि आपके परिवार के 2 लोग कम से कम, और आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम मिला के आमरण अनशन के लिए बैठिए। अगर आप आमरण अनशन पे बैठते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूंगा, साधारण व्यक्ति के गुजरने से क्रांति नहीं आती।
क्रांति लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सिखों का इतिहास देख लीजिए, 10 के 10 गुरु ने अपने परिवार का न्यौछावर किया है, तब जाके आज सिख पंथी है, आज खालसा है। उन्होंने रखा नहीं अपने लिए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे चिनवा दिए गए, अर्जुन देव जी गरम कढ़ाई में बैठाए गए। आप सोचिएगा कुर्बानी, और हो सकता है कि आपको कुर्बानी देना ना पड़े, क्योंकि देश हित में जब आप ऐसा कदम उठाएंगे तो पूरा विश्व के पटल में तमाम जो हमारे मीडिया के साथी है, संवाददाता है, और 135 करोड़ जो जनता है, वो तन मन धन से आपके साथ लगेगी। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब लोग इक्का दुक्का शहीद होते रहे। 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए, क्या उनमें से किसी का नाम किसी को मालूम है? नहीं। लेकिन जब बड़े लोग का नाम शामिल होता है किसी कुर्बानी में, तो लोगों में अलग जगती है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं दोस्तों? जोर से बोलिएगा, गलत बोल रहा हूं क्या? क्या आप लोग चाहते हैं कि राकेश टिकैत पे आमरण अनशन में बैठे? ये जनता की आवाज है। चलिए, ये जनता की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ आपने उठाई है। पूनम पंडित, जो श्रद्धानंद पति कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों? देखिए, इसलिए सहमत हूँ पूरी, इसलिए सहमत हूँ। देखो, अगर आपने किसी को जगाना है, देश ने जगाना है और देश में बदलाव लाने हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं और उनको दबाना है, सच को उभारना है। मंगल पांडे जी थे, उन्होंने बिल्कुल, उनको बीच रोड पे फांसी दी गई थी और उन्होंने हंस के फांसी दी थी, और सब बोल रहे थे कि एक बार आप इनसे माफ़ी मांग लो, जो अंग्रेज थे, एक बार इनसे माफ़ी मांग लो, आपकी फांसी टल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे जनता को जागरूक करना, जनता को मैं जगाना चाहूँ, मेरे फांसी से देखना जनता जगेगी। और उसके बाद जब उनको फांसी हुई थी, पूरे भारत की जो जनता थी, पूरे में एकदम बवाल मच गया, सब लोग भाग गए थे अंग्रेज। तो ये अच्छी बात है ना, जो हमारे बड़े हैं और मुखर के आ रहे हैं, जनता ने इतना प्यार दिया है, नेता है हमारे, तो वो बैठे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और हम भी उनके साथ में बैठेंगे, पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। देखिए, ये एकदम अनजान है मेरी बहन, और इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा राकेश टिकैत जी बैठेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, रेवल भाई बैठेंगे, क्या आप बैठेंगी? इन्होंने फटाक से कहा कि मैं हाँ बैठूंगी, और जानती नहीं मैं उनको, यही मिली है, तो बिल्कुल बैठेंगे। जनता एक दो आंसू गिरने से, जब टिकैत साहब के आंसू गिरे थे, आया था ना जन सैलाब, भारत ने दिया था ना प्यार, भारत की जनता ने, तो ऐसे ही अनशन पे ही देखेंगे। तो खुद कुर्बानी देनी पड़ती है जब देश जागरूक होवे, जब देश के हित में काम हो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, अचानक से आप मुखर हुई या पहले से मुखर थी आप? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक तो किसान की बेटी, एक मैं महिला किसान की बेटी हूँ। मेरी माँ ही वो किसानी करती थी, खेती करती, मेरे फादर साहब ड्राइवर थे, तो मैंने भी उनका सहयोग रखा। 8-9 साल की उम्र में, जब बच्चों को अपना नाम भी ठीक से पता नहीं होता, तो मुझे पता है क्या कष्ट है, क्या दुख है। और आज भी मेरे ताऊ जी मिस्टर दिनेश शर्मा जी जो है, वो खेती करते हैं, मेरे सगे ताऊ जी, गाँव में ही हम लोग रहे में, तो खेती से जुड़े हुए, सारी चीज़ इस्तेमाल करें, और क्या क्या इसके नुकसान फायदे कैसे नलाई खुदाई हो सारी जाने, तो इसलिए आना पड़ा। आना भी चाहिए, जो अन्न खाम है, जो खेती से संबंध रखे, इसलिए आई हूँ। मैं बिल्कुल पहले से एक्टिव नहीं थी किसी भी उसमें, कोई नहीं जानता था कि पूनम पंडित की पहचान क्या। मेरी पहचान देश के अन्नदाता से है, देश के किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, इतने ऐसे युवाओं से। तो ये क्यों ना माना जाए कि आपने इस मौके को भुनाया? देखिए, मैं तो ऐसे ही आई थी। कोई भी अगर ये कहते कि पूनम पंडित ने ये कहा कि मेरी बाइट लो, इस बात में आप लोग ही ऐसी सवाल करेंगे तो कैसे नया युवा आगे बढ़ेगा, आपकी बात को रखेगा? तो इस बात से मैं इन बातों से डिमोटिवेट नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा चांस है। एक बात है, अगर भुनाया ही गया, मैं एक बात कहूंगा, ठीक है भुनाया गया, किस कारण से भुनाया जा रहा है? परिवारवाद के लिए? क्या पूनम के दादाजी नेता रहे हैं, एमपी एमएलए रहे हैं? चलिए, ये पूनम जवाब देना। अच्छा पूनम, एक बात, मेरे बाबा जी जो थे वो भी किसान थे, मेरे बड़ बाबा जी जो थे शेरा पंडित जी, वो भी किसान थे। ठीक है, और आज भी हमारे घर में सारे यही चलते। अगर मैं भुनाती तो मेरे अंदर परिवारवाद पीछे से होता ना, मेरे अंदर तो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार में अभी तक मेरा 108-9 मेंबरों का परिवार है, कोई नेता नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप नेशनल शूटर रही हैं और किसान आंदोलन में शामिल हैं, दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखो, वहाँ पे भी जो बच्चे हैं किसानों के ज़्यादा आते हैं। मेरी रेंज पे राइफल एसोसिएशन जोड़ी, बागपत उत्तर प्रदेश, वहाँ पे किसानों के बच्चे में इतनी समस्या उनको है, हद से ज़्यादा। आप उम्मीद तो करते हो कि तुम्हें इमरती मिले और काम करते नहीं। दही बल्ले वाले भी सरकार चाहती है, कोई भी सरकार हो, कि मेडल लावे बच्चे, देश का नाम हो, कॉमनवेल्थ में ये और वो, और वहाँ के बच्चे ईंट को ऐसे हाथ में पकड़ के निशाना लगाते हैं। और ऐसे बच्चे हैं वहाँ जो सिर्फ मैच में, कंपटीशन में पिस्टल उठाते हैं। पिस्टल तक नहीं है उनके पास में, क्योंकि गरीब परिवार से हैं, सारे किसान के जाकत है। आप एक बार जाके देखना वहाँ पे, तो इतनी वे हैं। तो सारे सिस्टम ही सुधरना चाहिए, वहाँ भी ज़रूरत है। दोनों में बहुत फर्क है, फर्क नहीं है, क्योंकि किसान भी मेहनत कर रहा, संघर्ष कर रहे हैं, और वे बालक भी वहाँ कर रहे हैं। उनके माँ बाप खेती में संघर्ष करके उनको पढ़ावे लिखावे, शूटिंग करवावे, और ये किसान जो है ये तो कर ही रहा।
किसान की परिभाषा ही मेहनती है। अच्छा ये बताइए कि चूंकि जब आप किसानों के समर्थन में बोलती हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ बोलती हैं आप, तो सरकार के खिलाफ हैं या किसानों के समर्थन में हैं आप? देखिए, सरकार कोई भी हो, जो हमारे किसानों पर दुर्व्यवहार करेगी, जो नौजवान युवा को रोजगार मांगने पर जेल भेजेगी, और जो बीजेपी के प्रवक्ता जैसे अपमान करते हैं नारी शक्ति का, आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो माँ दुर्गा को नहीं बकसते, चाहे सरकार कोई सी हो, हर उस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और अच्छा तो आप खुद कहती हैं किसान की बेटी हैं, किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आपने मांग की कि नरेश टिकैत या राकेश टिकैत या उनके परिवार के लोग अनशन पे बैठे, पूनम पंडित क्यों ना पहले बैठे? बिल्कुल मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन एक बात देखिए, हमारे जो नेता हैं उनसे देश जागरूक हो रहा, मेरे जैसे युवाओं को भी सीख मिल रही है। आप बोलिए आज ही आवाज लगाइए ना गाजीपुर बॉर्डर बैठ के अनशन पे बैठ जाऊं, तो बात है, लेकिन उनसे उनको पूरा देश जानता है नहीं, उनसे सीख आपको भी देश जान चुका है ना? उनसे सीख मिलती है, मेरे जैसे युवाओं को भी मिलती है। किसान नेता जितने भी हैं, जितने भी यूनियन के प्रवक्ता हैं बड़े बड़े, सारे बैठे, हम उनके साथ बैठेंगे। और आज आवाज लगे गाजीपुर बॉर्डर से कि पूनम पंडित यहाँ अनशन पे बैठे, ना बैठू तो तब कहना, खुद से नहीं बैठेंगी, आवाज़ लगानी पड़ेगी। सुनिए, वो कह देंगे कि ये गलत बैठ रही है, इसको ये चाहिए, फेम चाहिए, वो चीजों का भी तो ध्यान रखना पड़ रहा पूनम पंडित को भैया। और ये काम आप जैसे पत्रकार ही करते हैं कि आपको तो फेम चाहिए था, हमारे यहाँ बैठी हो, तो इस चीज का भी तो पूनम पंडित को ध्यान रखना पड़ रहा है ना। पत्रकार महोदय ही कह देते हैं कि आप यहाँ पे पब्लिसिटी बटोर, तो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठना जरूरी थोड़ी है, कहीं भी बैठ सकती हैं। अभी देश के जो अन्नदाता हैं, पूरी देश की जनता की नजर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, इन पे है ना, तो पता चलना चाहिए और युवा में जोश भरना चाहिए ना कि देखो हमारे देश हित में कोई बैठा है तो हम भी जाएंगे वहाँ, पता चलना चाहिए ना। चलिए यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि शुरुआत आप अगर करें तो कितना बेहतर होगा, क्यों नहीं करेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं बागी हूँ बैड गवर्नेंस के खिलाफ, आज 27 बार की मेरी जेल की यात्रा है, मेरे कई लाइव वीडियोज है जब पुलिस ने मुझे घर से उठाया, अरे आप भी देख चुके होंगे। हम लोगों का प्रदर्शन किसी मंच का मोहताज नहीं, और हम किसी मंच के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये मुद्दा है किसानों का और हम उठाते हैं पूरे देश के लिए। बात को समझिएगा अच्छे से, ये मुद्दा है किसानों का, और किसान संगठन लगभग 40 साल से ये लोग रजिस्टर्ड है भारतीय सरकार द्वारा। ये भी मैं आपको बताऊंगा, भारत की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने की सबसे बड़ी फसल होती है, और ये जो चीनी उद्योग है पूरे भारत का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रेगुलेट होता है। ये भी आपको बता दूं, सरकार का 15,000 करोड़ का रुपया वापस होना, निरंतर समय समय पे डिफरेंट अलग अलग किसान यूनियन ने इसके ऊपर आवाज उठाई। आज जो मंच बना हुआ है भारतीय किसान यूनियन लोगों का बना हुआ है, बराबर। अगर हम जाके अलग से बैठते हैं, एक गलत मैसेज और जाएगा जो मीडिया के ही आप जैसे कोई साथी उठा के डालेंगे। ये भी मैं आपको बोलूंगा कि ये टिकैत के साथ नहीं है, टिकैत के विरुद्ध है, और इससे किसान आंदोलन में जोर हल्का पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। पहला, अगर हमें अपना स्थान, लोग हमें भी चाहते हैं, लोग हमें जानते भी हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हम लोग नेता नहीं, हम लोग एक्टिविस्ट हैं। मैं एक एक्टिविस्ट हूं। क्या एक्टिविस्ट नेतागिरी के ख्वाब देखता है क्या मुझे एमएलए बनने का शौक है, एमपी बनने का? नहीं, हम लोग एक्टिविज्म में हर उस एमएलए और एमपी की भी बजाएंगे जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करता। ये हमारा पहला काम है। दूसरा, मैंने अपील इसलिए किया क्योंकि 12 करोड़ के आसपास हमारे अपने फाउंडेशन के लोग हैं देश भर में और विश्व में, हम एकत्रित कर रहे हैं। उन सब का समर्थन भी मिलेगा इन्हीं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और इनके परिवार को। देखिए, जिनका पूरा परिवार एक किसान नेता के तौर पे जाना जाता है, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भाई हैं, गौरव टिकैत उनके परिवार के हैं, और भाभी जी का नाम भी अभी अभी पूनम ने बताया, निकिता, मैं नहीं जानता उनका नाम, श्रीमती मतलब हमारी भाभी होंगी, भाई बड़े हमसे। मैं केवल एक अपील करूंगा, जब हमने केजरीवाल को देखा था हमारा भी खून खोल गया था, जब केजरीवाल नहीं केजरीवाल जी और अन्ना हजारे ने जो आंदोलन को शुरू किया था, और किरण बेदी जी, अब उसके बाद बेशक लोग अलग अलग चले गए, किरण बेदी जी बीजेपी में आ गए, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो देश की सबसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर आज भी वही है, हम मानते हैं उनको, उन्होंने दिल्ली पुलिस में रहते हुए जो काम किया कोई नहीं कर सकता। हम एक एक्टिविस्ट हैं, हम इस अपील को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे करोड़ों जो भाई बहन हैं, जो फॉलोअर नहीं है, हमारे साथी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, आप भी इसे कमेंट में इनके चैनल पर लिखिएगा और ये अर्ज कीजिएगा कि वक्त आ गया है कि हर किसान यूनियन का, बड़े बड़े नेताओं को भी अब आमरण अनशन में बैठना चाहिए, तभी गोदी मीडिया जागेगी। आप कहते हैं मेरे बैठने पे मेरे कितने वीडियो वायरल है जब मैंने गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा के भगाया है। आप जानते हैं वो चैनल कौन है? नहीं करने आएंगे गोदी मीडिया। जी। अच्छा ये बताइए, अभी जो आप लोगों से बात हो रही है हमारी, तो किसान यूनियन की बात हो रही है, किसान यूनियन के लीडर्स की बात हो रही है,
तो किसानों की जो बदहाली है, किसानों की जो परेशानी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग किसानों ने दबा में हैं, जो लोग उनका विरोध करे हैं, वे जिम्मेदार हैं। चाहे वो सरकार है, चाहे वो यूनियन है, चाहे कोई भी व्यक्ति है। यूनियन को कैसे आप कह रही हैं कि वो जिम्मेदार? व्यक्ति है, मैंने तो ये नहीं कहा स्पेशल वही है। जो लोग जब दबाते हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई भी है, हर उस व्यक्ति को कहूंगी जो लोग किसानों को दबाते हैं वही जिम्मेदार होंगे। सरकार दबा रही है ना फिलहाल तो। यूनियन भी है। अच्छा ये बताइए, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप रो रही हैं, क्या मामला था, क्यों रोना पड़ा आपको? मेरे को इसलिए रोना पड़ा, मेरे को मेरे परिवार से दूर करने की बात चल रही थी। देश का किसान जो मेरा परिवार है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, इतना बड़ा परिवार मेरा है। अगर एक व्यक्ति से किसी को दूर करने लग जाए घर परिवार में, तो परमात्मा के पास कोई चला जाए तो दुखी होते हैं ना। और मेरा इतना बड़ा परिवार है तो दुख वाली बात है ना। वहाँ भी परिवारवाद घुसा हुआ था, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आंदोलन कमजोर पड़े। हम चाहते हैं मजबूत हो, ठीक है, हम कमजोर करना नहीं चाहते, मजबूत हो। नहीं तो तुम जैसे ही भाई कह देंगे कि देखो ये आई है, ये विरोध कर रही है किसानों का, किसान नेताओं का विरोध कर रही है, आप जैसे ही कह देंगे। इसलिए इस बात पे मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती। बस जो अब अपील की है भाई ने, मैं भाई का पूरा समर्थन करती हूँ, उसके साथ रहूंगी, ठीक। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा। अचानक से आप गाजीपुर बॉर्डर जाना बंद कर चुकी थी, फिर जाने लगी आप, बीच में नहीं गई थी? सिर्फ मैं एक दिन नहीं गई, और उस दिन नहीं गई जिस दिन मैं बाहर पंचायत में जाती हूँ। मुझे बाबा जी बुलाते हैं, मेरे चाचा ताऊ मुझे फोन करते हैं, तो उस दिन मैं नहीं जाती हूँ। देखिए, यूनियन के ऊपर आपने एक सवाल पूछा था, जी उचित सवाल है आपका, क्योंकि एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो चुभते और तीखे हुए सवाल पूछे। क्यों भाइयों? क्यों? आखिरकार मैं मान गया कि आप गोदी मीडिया नहीं है, धन्यवाद इसके लिए, मेरा समर्पण आपको। जब 2010-11 में भट्टा पारसौल कांड हुआ था, भट्टा पारसौल जहां से भूमि अधिग्रहण की आवाज उठी थी, आगाज उठी थी, आज भट्टा पारसौल का एक भी किसानों का कैंप वहां नहीं है। ये देख के मुझे बहुत दुख होता है। वहाँ पे कोई किसान यूनियन के नेता गए भी नहीं है। उस गांव में जाके पता चला कि कोई यहाँ पे किसान यूनियन के कोई नेता नहीं आए, चाहे उसमें टिकैत साहब हो, चाहे उसमें और भी बड़े बड़े कितने। आपने किसी से बात की? वहाँ पे भट्टा पारसौल में गए थे, वहाँ पे बात करी थी। किसान यूनियन के नेताओं से बात की आपने? नहीं। देखिए, मेरी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, जिनके साथ परेशानी है, मेरी बात हुई थी, दोनों से बात हुई थी। मैं परसों भट्टा पारसौल में था, और भट्टा पारसौल से मेरा वैसे भी एक करीबी नेता है, बहुत करीबी रिश्ता है मेरा। मेरी पत्नी पारसौल से ही है, मेरी शादी जो पारसौल में ही हुई है, पहले मैं आपको बता दूं। और मैं गर्व महसूस करता हूं क्योंकि वीर धरती है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे किसान हैं और पूर्णतः किसान है वो लोग। 10 साल से मुकदमे झेल रहे हैं, कोई नेता झांकने नहीं आया। 10 साल से मुकदमे झेल रहे हैं, कोई उनकी जमानत देने नहीं आया। 10 साल से उनका परिवार भुगत रहा है, उनके जेवर बिक गए। आज पारसौल की जमीन को ग्रीन जोन में बांट दिया गया, जबकि उसके आसपास की सारी जमीन को एयरपोर्ट के लिए एक्वायर किया गया है। और वो लड़ाई क्या थी? 40 से 50 लाख रुपए का मुआवजा था 1 एकड़ यानी 5 बीघे जमीन पर, और उसी जमीन में 300 मीटर की कीमत की जो जमीन है वो आज 60 लाख रुपए है। यानी आपका 4200 मीटर जमीन वो खरीदेंगे 50 लाख में, और 300 मीटर जमीन बेचेंगे 60 लाख में। ये लड़ाई थी भट्टा पारसौल को। पहले जानिए कि वो लड़ाई थी क्या। उनको घरों में से निकाला गया था, सरकारी दंड देखिए, ना बसपा की सरकार, ना समाजवादी सरकार। और ये सरकार ने तो ये बोला था कि हम अगर आएंगे तो आते ही किसानों का मुकदमा वापस ले लेंगे। एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ। छोटे मोटे से 302 307 नहीं हुआ। आज भी 300। मेरे पास लाइव इंटरव्यूज है मेरे कई चैनल में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस। आप बोलेंगे तो मैं उन किसानों को लाके खड़ा कर दूंगा जो अभी भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब ग्रीन जोन बढ़ा हुआ मुआवजा 64% रौनीजा उस्मानपुर सबको मिल गया, पर भट्टा और पारसौल को नहीं मिला। और अब आपने उनकी जमीन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कोई भी औद्योगिकरण नहीं होगा। वहां एयरपोर्ट आ रहा है, उसे इंडस्ट्रियल एरिया में दे देते, 2 ही तो गांव बचे थे, तो उनके युवाओं को रोजगार मिलता है। अनगिनत नौजवानों पे केस, मुकदमे, माँ बाप के केस। आपको पता है एक प्रयागराज के चक्कर जाने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा होता है। वकील को हाईकोर्ट का 10-20 हजार के नीचे विजिटिंग फीस नहीं जाती। कैसे भुगतेगा? कोई नेता नहीं गया वहां पे। अच्छा ये बताइए, सरकारें कई रही इस बीच में, मायावती की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है बीजेपी की। जिम्मेदार कौन है? देखिए, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना सर, ये बड़ा वाहियात है। आपने पूछा था कि हम लोग क्यों नहीं बैठते हैं। रेबल फाउंडेशन क्या करना चाहता है? हमारा एक सपना है, और वो सपना हम कारगर करने के लिए अपना प्राण भी देंगे। हमारा सपना है कि पार्लियामेंट में क्राइम फ्री युवा जाए, और युवा जाए। मोदी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला मैं अपील करता हूं बुजुर्गों को वापस भेज दीजिए, बुजुर्गों का कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता। मोदी जी, कसम से मैंने कसम खा ली है, 2024 के पहले आपको घर भेज दूंगा।
आप बुजुर्ग हैं, अब आप आराम कीजिए। अब आप बच्चों को कहानियां सुनाइए, आप भी बुजुर्ग हैं, आप भी 60 साल के युवा नहीं है। यहाँ युवा तलवे घिस देता है कार्यकर्ता बन के। मैं मोदी भक्त था, आज मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में पहला वोट 2014 में दिया कांग्रेस में, यकीन नहीं करता था। वो मेरे फेसबुक में खोल के देख लीजिए। ये नहीं कि 6 साल पहले का पोस्ट तो मैं अब नहीं बना सकता ना नया, वो तो तब की थी 7 साल। लेकिन मैं अपने हिस्से का पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, मैंने इसे पाप माना। देखिए, जब कोई चोर चोरी करता है ना, दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना बन के अपने के साथ डकैती डालता है, उस अपने को तो गोली मार देना चाहिए। मैं केवल अपने के लिए बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम लेकिन नहीं ये तो हिंसा की बात होगी ना। आप समझे नहीं, मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। ये भावना है, और भारत एक भावनात्मक देश है। आपकी जमीन कोई छीन लेगा, इंसान क्यों जीता है इस लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, भारत अगर भावनात्मक देश है तो लोकतांत्रिक देश भी है, और जाहिर सी बात है कोई भी सरकार बनती है तो वोटों के माध्यम से बनती है, तो वोट तो मिल रहे हैं ना, सरकार तभी तो बन रही है ना। 2019 में देखें, पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा लौट आई सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, समझिएगा बात को अच्छे से। आप जंतर मंतर जाइएगा, मशीन नहीं थी, एक निर्माण था, उसे देख के आप बता देते थे कब 1 बजेगा, कब 1:30 बजेगा, कब 2 बजेगा। मशीन तो नहीं थी तब, समय के लिए मशीन की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं। हमारी औरतें देख के बोल देती थी कि 4 बज गए। गांव में तो आज भी सुनिए, आज भी अब आपने बोला ना, हाँ, अब आपने बोला कि ये जीत रहे हैं, अब मशीन जीत रहा है, अब लोकतंत्र नहीं जीत रहा है, अब ईवीएम जीत रहा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ। मशीन जीत रहा है। चैलेंज करता हूं मैं आपको, जापान बनाती है बैलेट पेपर की ये जो ईवीएम की मशीन है, लेकिन वहां चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है। आप तो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार महोदय, अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है, लेकिन चुनाव डोनाल्ड ट्रंप का भी बैलेट पेपर से होता है। तो भारत में ईवीएम में क्यों हो रहा है? सोचिए। स्वदेशी अपनाओ। अच्छा, कहता है स्वदेशी अपनाओ। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो आप लड़ेंगी चुनाव? देखिए, भविष्य के घर में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खुद की जो निजी विचार है, चुनाव लड़ने के बिल्कुल विचार नहीं। नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा कि बैलेट पेपर पे होगा, लड़वावेंगे ट्रैक्टर वालों को, बुग्गी वालों को, भैंस से जोटने वाले गांव वालों को लड़वावेंगे, और युवा को लड़वावेंगे। जब युवा बैठेगा वहां जाकर, जब तो हमारी बात सुनेगा, किसान के बालक बैठेंगे, जब तो वे हमारी बात सुनेंगे ना भाई। आप क्यों नहीं लड़ेंगी? अगर आप लड़ेंगी, आप जीतेंगी, तो आदर्श भी प्रस्तुत करेंगी। सबसे पहले तो आप ही कह दोगे आके कि जब तो बोलती थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और मुझे लड़वाएंगे तो आप ही कह दोगे कि चुनाव लड़ रही हो। तो बहुत सी चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन भविष्य में मुझे देश हित के लिए या अपने राज्य हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं वो पॉसिबल काम करूंगी जो करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मतलब आप ये कर सकती हैं? क्यों नहीं? आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये काबिल नहीं है, या फिर 70 80 साल के ही काबिल है लोग? बताइए, आप बुजुर्ग ही काबिल हैं। थोड़ा क्लियर कर देना, थोड़ा क्लियर कर देना। मुझे क्या पता, मैं नहीं लड़ पाऊं क्या? अगर ऐसा मौका मिला तो? नहीं हो, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो युवा मौका लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें कौन सी बात है? लड़ सकती हैं। इस बात पे भी मेरे पे मुकदमा बना है कि अब मैंने पहले तो मना कर दिया, अब मैं लड़ूंगी। अरे मौका मिलेगा तो युवा को लेना चाहिए, बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा जो है सड़क पे चल के धक्के खा के। अभी जो वर्तमान परिवेश में पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे आप संतुष्ट हैं? अब बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि युवा बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा, वो जेल में जा रहे हैं, किसान अपना अधिकार मांग रहा। मैंने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। पॉलिटिकल सिस्टम ही तो है भी, ये पॉलिटिकल वाले तो लोग लेकर आए इस सिस्टम को भी। कोई मैं थोड़ी लिया बैठ के, या आप पत्रकार लिया है सारे मिल गए? नहीं, ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा ना, जब तो देश में ऐसा हो रहा। और वो इतने यहाँ पे, ये अभी एक लड़की है उन्नाव में, उसके इलाज के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे हैं कि उसको यहाँ पे अच्छे इलाज दिलवाओ। ये भी तो एक सिस्टम ही है ना पॉलिटिकल। मैंने थोड़ी वो सिस्टम बनाया, मैं तो कह रही हूँ आज ही वहाँ पे वो हो जाए, आज ही बिल रद्द हो जाए, मैं आज ही युवाओं के लिए भर्ती निकालो। भर्ती कम पड़ जाएंगी, युवा इतना भाग के आवेगा और तुरंत ना भर्ती हो जाए, तो ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो किसानों का प्रदर्शन अगर ख़त्म हो जाता है, कल को सरकार मान लेती है, या किसी सूरत में ये प्रदर्शन ख़त्म हो जाता है, फिर पूनम पंडित क्या करेंगी? पूनम पंडित हर उस युवा के साथ है जिसको ज़रूरत है, सच की आवाज़ के साथ है हमेशा, चाहे वो युवा की हो, चाहे नारी की हो, चाहे किसानों की हो। बिल्कुल साथ हूँ, सहयोग करती हूँ पूरा। अच्छा, आपसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश की जाए, चूँकि आप बागी हैं, रेबल हैं, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी, इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है? जी देखिए, बहुत सख्त अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और ना केवल पॉलिटिकल सिस्टम को। वक्त आ गया जब हम संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स ले आए,
क्योंकि जब ये संविधान बना था तब का टाइम पीरियड अलग था। किसी ने सोचा नहीं था साइंटिफिकली क्लोन्स बनेंगे, आज बन रहे हैं। किसी ने सोचा था कभी कि हम एक जगह से जगह यान यात्रा करके जाएंगे? वक्त के हिसाब से परिवर्तन जरूरी होता है, और ये तो गीता में भी लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैं एक बात तो आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल सिस्टम में अब लोग विक्टिम बन रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की जो बर्थ हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो देश को क्राइम से बचाने के लिए हुआ था। लेकिन आज पॉलिटिकल सिस्टम ही जो है वो क्राइम के गिरफ्त में है। कैसे? आज संसद में जितने माननीय बैठे हैं उनमें से 60% से ज्यादा लोगों के ऊपर गंभीर अपराध के केस दर्ज है, और उनमें से हमारे गृह मंत्री भी रहे, उनमें से हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी रहे। ये बात मेरे साथ छूते हैं यार, कोई नया बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। इनमें कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का है। तो मेरा ये मानना है, जिस तरह आप एक लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, एनडीए का क्वालिफाई करना पड़ता है, आप बीटेक के लिए +2 साइंस के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए पीसीएम के लिए चाहिए, मेडिकल के लिए पीसीबी, इसी तरह आप पॉलिटिकल सिस्टम की 3 रिक्वायरमेंट मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हाँ या ना में भाइयों जवाब दे दीजिएगा। पहला, ये जो नेता हैं इनके बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में पढ़े और इनकी चिकित्सा केवल सरकारी अस्पतालों में हो। सही है गलत है? सही है गलत है? पहला। दूसरा, इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। जब देश के जवानों को पेंशन नहीं मिलता, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जब नौकरशाहों को नहीं मिलता, तो 5 साल के चुने हुए नेता को पेंशन, एयर टिकट, रेलवे में रिजर्वेशन और सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। बराबर। तीसरा, इनकी एलिजिबिलिटी, जैसे बोलते हैं परिवार होने के बाद किसी भी नेता को अगर उनके पेरेंटल अगर हैं, तो जैसे आप आरक्षण देते हैं ना, उसी तरह इनके जनरेशन में भी पॉलिटिक्स का बैन होना चाहिए। क्योंकि परिवारवाद को अगर खत्म करना है तो आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज ये वही सरकार है, केंद्र की सरकार, जो मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर परिवारवाद की बात उठाती है। ये वही सरकार है जो लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद के ऊपर बात उठाती है। ये वही सरकार है जो मायावती जी के ऊपर उठाती है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो राजनाथ सिंह के बेटे का नाम है पंकज सिंह, और आप शुक्र मनाइए आप गौतम बुद्ध नगर जिले में, और यहां के विधायक पंकज सिंह है। समझिएगा, तब ये परिवारवाद नहीं है, तब ये परिवारवाद नहीं है। और हमें उस मशीन को बंद करना होगा जिस मशीन का नाम है नमो मशीन। आखिर क्या है ये मशीन? एक ऐसा आधुनिक उपकरण, ये ईवीएम से भी घातक है, ये ईवीएम से भी घातक है। नमो मशीन एक ऐसा मशीन बना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, बंगाल में चुनाव है, शुभेंदु अधिकारी आए जो तृणमूल कांग्रेस के थे, ममता बनर्जी के दाहिना हाथ थे, वो आए, ढक्कन खोले और जंप मारा स्विमिंग पूल में, उस मशीन के अंदर, नमो मशीन में, फटाफट नहाए और धुल के पैक होके भगवा रंग में आ गए, नीट एंड क्लीन हो गए। अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे मशीन भी बंद होने चाहिए। अगर आप अपने पार्टी के हैं तो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में नहीं ले सकते, इसका प्रावधान होना चाहिए। और अगर आप विधायक और सांसद बन गए तो 1 साल के अंदर इनका असेसमेंट होना चाहिए और पुनः इनके ऊपर एक ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। उस वोटिंग के ऊपर आधार होना चाहिए कि इनको हटाएं या नहीं हटाएं। हर चीज का सिस्टम है, हर चीज का। अगर छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। जी पूनम पंडित आपकी छोटी बहन है, आप अक्सर कहते भी हैं, जी, चुनाव लड़ना चाहें तो आप देखिए, लड़वाएंगे? मैं आपको एक बात बोलूंगा। पहली बात तो लड़ना उनका पर्सनल, इसलिए मैंने कहा कि लड़ना चाहें, अगर वो चाहें, तन मन धन से उनके लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि युवा नेता हैं और उनको भी ये बात मंच पे कह देनी चाहिए। इस बात से मैं उनको भी डांटता हूं कि जब आप आए हो युवा नेता उभर के, आप कोई डांसर तो हो नहीं, सिंगर तो हो नहीं, जो आप अपने मिलियंस ऑफ व्यूज देखते हैं, आपको लोगों ने किसान नेता के तौर पे देखा है, तो आप क्यों नहीं एडमिट करते हैं? आपको यह आवाज दिखानी चाहिए लोगों को, ताकि आप जैसे लोगों से प्रेरित होकर और भी युवा भाई जो गरीब घर के हैं, जो बिल्कुल ही साधारण परिवार को हिम्मत और अलग जगह, उनको मदद करना रेबल फाउंडेशन का काम है। मैंने बोला रेबल फाउंडेशन 2022 और 2024 में तमाम युवाओं को साथ है जो केवल अपने गली मोहल्ले के लिए काम करना चाहता है। आप आइए, आप पार्षद के चुनाव के लिए हमें बुलाएं, आप एमएलए के लिए बुलाएं, आपको हम लड़के दिखाएंगे। चलिए, अब आपको क्या कहूं मैं, एक्टिविस्ट कहूं या नेता कहूं, चूंकि इन्होंने कहा कि युवा नेता। जी, मेरे को तो आप किसान की बेटी भी कह सकते हैं। लोगों ने इतने सारे नाम दिए हैं, देश की बेटी है, शेरनी है, किसान नेता मेरे भाई ने नाम दिया है, तो मैं उनका विरोध थोड़ी करूंगी। वो मुझे प्यार से साथ में युवा नेता भी कहा। बिल्कुल, तो मैं उनकी बात का सम्मान करती हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो युवा नेता आपको कहा जाए? बिल्कुल कहिए, क्या दिक्कत है? अगर और युवा आ रहा है, और भी तो युवा है, क्या मेरा गुनाह है ये कि मेरे भाई ने मुझे युवा नेता कह दिया या मुझे युवा नेता मान लिया देश की जनता ने, तो मेरा गुनाह है ये?
बताओ, जो लोग विरोध करते हैं, माइक लगा देते हैं, पत्रकार भी। कल मैडम आपने ये बोला था, अरे जब हम आज बोलने लग रहे हैं तो आगे देश भी तो ये चाह रहा है ना कि नए नए युवा हैं। चलिए मानिए मेरी स्थिति ना हो आने की, ना हो चुनाव लड़ने की, और भी तो युवा हैं, फिर तो तुम कल को उन्हें भी बोलोगे कि देखो ये भी चुनाव लड़ रहा है, फिर कैसे देश में बदलाव आवेगा। आप उम्मीद भी करते हैं और एक बात भी ऐसे करते हैं कि ये और वो। अच्छा ये बताइए, चलिए वापस आ जाते हैं, चूँकि अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, वापस किसानों पे आ जाते हैं, छोड़ दीजिए, वक्त बता देगा आप आएंगी पॉलिटिक्स में या नहीं आएंगी, भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन अगर ये किसानों का प्रदर्शन यूं ही चलता रहा तो कब तक चलता रहेगा, चूँकि आप बहुत मुखर हैं किसानों के लिए? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ही चलता रहेगा, जब तक माननीय मोदी जी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके ही विचार है ना ये बिल जो लेके आए हैं, उन्हीं के विचार हैं, तब तक ही चलता रहेगा प्रदर्शन। मुझे तो लगता है अगर ये अनशन कर लेना बिल्कुल तो ये समाधान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक हफ्ते ये अचानक से अनशन पे क्यों जोर दे रही हैं? अच्छी बात है ना, जब देखो देश का इतना नुकसान हो रहा है, कितने हजार करोड़ों का पर डे का हो रहा है ना, ठीक। और दूसरी बात, इतना नुकसान हम नहीं चाहते ना कि देश का नुकसान हो, जो भी है समाधान जल्दी होना चाहिए ना। पूनम ये सर्जिकल स्ट्राइक है, किसी ने सोचा था? बार बार पाकिस्तान हमारी धड़ को ले जा रहा था, कभी मार रहा है, छत विछत कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा है, हम उनके भक्त रहे, मैं तो उनका भक्त रहा हूँ जी। तो नहीं ऐसा सुनिए, मैं एक बात बोलूंगा, उन्हीं की स्ट्रैटेजी, उन्हीं की रणनीति को अपनाया है। उन्होंने भी देश जोड़ा, हमने भी लोग जोड़े, वो भी देश के नहीं निकले, हम भी देश के नहीं निकले। तो मैं भी तो किसान नेताओं को, उन्होंने बोला आंदोलन जीवी, मैंने उनकी बात को पकड़ लिया। तो राकेश टिकैत के लिए उचित वक्त है वो ये साबित कर दे कि वो आंदोलन जीवी नहीं है, वो मृत्यु को भी पकड़ सकते हैं इस आंदोलन के लिए और देश हित के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये आंदोलन जीवी का वर्ड आ गया यहाँ पे, तो क्या आपको यही समझा जाए आंदोलन जीवी परजीवी? हालांकि एफडीआई के लिए भी उन्होंने एक डिफिनेशन दिया है। बात तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की है कि आप ऐसा समझते हैं, हालांकि हम ऐसे हैं नहीं। क्यों? लाखों करोड़ों लोगों की शहादत हुई थी और आंदोलनकारियों की शहीदी हुई थी, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली थी। माननीय मोदी जी शायद भूल गए। नहीं, माननीय मोदी जी ने ये कहा कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, बाद में उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनके सपोर्ट में, उसके लिए इशारा था आंदोलन जीवी परजीवी की। हम भी जा रहे हैं, हमने कौन से कितने आंदोलन कर लिए बताओ आप लोग गलत बात को पकड़ते हैं। किसान जा रहे हैं, जीवी बोला है, क्या गलत बोला है? सही तो बोला। हम जी रहे हैं आंदोलन के लिए, नहीं हम जी रहे हैं, लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं। अगर मुल्क के लिए आंदोलन करना है तो हम उसके लिए भी जिएंगे, उसके लिए कोई हमें आंदोलन जीवी बोले, पर हम जुमले जीवी नहीं है, हम झूठ जीवी नहीं है ना, हम पेट्रोल जीवी नहीं है, हम सब्सिडी जीवी नहीं है, हम अच्छे दिन के जीवी नहीं है, हम काला धन के जीवी नहीं है, हम डिमोनेटाइजेशन के जीवी नहीं है, हम इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरने का जज्बा भी रखते हैं। अच्छा आप एक महिला हैं, एक और महिला आपके साथ खड़ी हैं, आज ही खबर आई है कि जो रसोई गैस है सिलेंडर, उसकी कीमत बढ़ गई। देख लो तुम क्या करोगे चूल्हे पे अच्छा ये बताएं कैसा लग रहा है जब ये रसोई गैस की कीमत बढ़ हो रही थी जब, तो कुछ बोलेंगे आप? किसके लिए कि गैस सिलेंडर बढ़ गया? क्या अच्छा लग रहा, बेकार लग रहा? कीमत लग रहा, कीमत बढ़ गई तो अच्छा बेकार लग रहा है। तो चलिए, या अब देखिए इन्हें पता ही नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि पहले यहाँ भी कदम उठाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए? देखो ना, अगर हम गैस महंगी बतावें और युवा जो बेरोजगार उनके रोजगार मांगे, बस ये चाहते हैं कि हिंदुत्व जो है बस इनके नारे लगावे कि मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद। और अगर हमने ये नहीं करा, ये मुद्दे उठाए कि गैस महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, तो ये कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। ठीक है, एकदम से देखिए ये इसलिए आप नहीं उठा दिए ये बात। क्यों नहीं उठाएंगे भाई, उठावेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उठा रहे हैं, तो ये ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन हिंदुत्व खतरे में नहीं है। जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे एपीजे अब्दुल कलाम, तब वो मुस्लिम थे, ठीक, और मनमोहन सिंह जी भी पीएम रहे, तब तो हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अब इन्हें हिंदुत्व खतरे में ना, ये बरगराते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है। देखो ये नौकरी करती है, नौकरी करके इनको सिलेंडर भरवाना पड़ता है, तो कितनी दुविधा की बात है। उदाहरण दे देती है ना, मैं यहाँ पे आपके साथ एक कटाक्ष कर दूंगा, क्योंकि हमारे माननीय पत्रकार महोदय जो है जब से सवाल कर रहे हैं, आप उनकी मंशा को समझिए, कुछ जानना चाहते बोल दीजिए सीधा। देखिए देश में 70 करोड़ से ऊपर हिंदू है और 4000 से ज्यादा शेर हैं, लेकिन 70 करोड़ हिंदू खतरे में, पर 4000 शेर खतरे में नहीं है। आपको ये तय करना है कि खतरे में कौन है, जो लुप्त हो जाता हो या जो बहुमत में है। हम बहुमत में हैं, फिर भी हम खतरे में। शेर अल्पमत में है, लेकिन शेर खतरे में नहीं है। अब हम क्या है और शेर क्या है, कंपेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब चूंकि वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, आखिरी बात आपसे, आखिरी सवाल आपसे,
आम युवाओं को, चूंकि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको लोग देखते बहुत ज़्यादा हैं, आपको सुनते भी बड़े शौक से हैं लोग, तो आम युवाओं को, जैसे बेरोजगार की बात की पूनम पंडित जी ने, आपने भी बेरोजगारी की बात की, अभी पश्चिम बंगाल आप जाने वाले हैं, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है, देखिए साफ सीधी बात है, चित्र और चरित्र में अलग मत रखिए। हर घर में से एक युवा को, हर घर में से एक युवा को ये इस बात की तैयारी करनी होगी कि मैं अपनी घर की कुछ जिम्मेदारी भी लूंगा और समाज की भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं, आप देखते होंगे आपके गली में 2 लड़के किसी 5 लड़के किसी एक व्यक्ति को पीट रहा हो और उस गली में 200 लोग होते हैं, लेकिन वो फिर भी देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ करते नहीं। ऐसे जीवन पे लानत होना चाहिए, ऐसे जीवन पे लानत होना चाहिए। आप एक अत्याचारी को हत्या करते हुए देखते हैं, बलात्कार करते हुए देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन पुलिस तक उसको पहुंचाने का काम नहीं करते। एक व्यक्ति को मृत होते हुए देखते हैं पर गाड़ी में उठाते नहीं है। अपनी आत्मा को जगाइए, अगर आज नहीं जगेंगे तो कभी भी नहीं जगेंगे। सरकार आपको नहीं जगाने वाली, सरकार को वो लोग पसंद है जो प्रजा के तौर पे बिहेव करे। लेकिन मेरा मानना यह कि जब आप प्रजातंत्र में हैं तो आप स्वयं में राजा होने का एक विश्वास रखें। कम है तो भी राजा है, फकीर है तो भी राजा है। वो फकीर मत बनिए कि खाली झूला लेके आए थे और खाली झूला जाएंगे नहीं, भर के ले जाएंगे कि बेचत बेचत मैं चला मुझसे बचाना कोई, बेचत बेचत मैं चला मुझसे बचाना कोई, अगर कुछ बचाओ तो मुझे खबर दे आधा तेरा होए। चलिए पूनम पंडित, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको भी लोग बहुत सुन रहे हैं, आप काफ़ी वायरल हैं इस वक्त, और जहां भी आपकी आवाज़ जाती है दूर तक जाती है। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी धर्म के विषय में नहीं बंटना चाहिए। कोई भी धर्म, जो हमारा भारत देश है वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते के अंदर सभी फूल होते हैं। कोई एक फूल ना हो तो वो गुलदस्ता पूरा नहीं होगा ना। तो धर्म के विषय में कभी किसी को नहीं बंटना, और अपनी आत्मा से आदमी राजा और रंक होवे, तो अपनी आत्मा ने जगाओ पूरा का पूरा। अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो वीडियो बाद में बनानी चाहिए, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म ही करना चाहिए। जैसा भाई ने कहा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोहल्ले में भी ऐसा, हम गाँव में भी देख ले, मैं शहरन की गली में भी ऐसा देखा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक युवा को ये ठान लेना चाहिए कि हमें गलत के खिलाफ बोलना है ज़रूर, और हमें महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उसका सहयोग करना है, महिलाओं को जिन पे अत्याचार होते हैं। सरकार के लिए एक लाइन में मैसेज। ज़्यादा रहा था फैल गो मोदी जी, कर लो या ख़त्म, बिलन ने रद्द कर दो, किसानों को सह सम्मान घर भेज दो। अगर आपकी आंखों में और थोड़ी बहुत किसानों के लिए इज्जत हो तो, बाकी तो देश जान रहा कितनी इज्जत है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात की, विस्तार से चर्चा की। तो पूनम पंडित और श्रद्धानंद पति बिल्कुल बगावत के मूड में रहते हैं ये लोग। बगावत ऐसा नहीं कि बागी हो जाए, बगावत वो जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है, और उनकी आवाज़ जिनकी आवाज़ पहुँचाई नहीं जाती या कोई पहुँचाने की कोशिश नहीं करता, ये बड़ी बात है। लेकिन पूनम पंडित ने जो आखिरी बात कही है वो बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा है कि ये गुलदस्ता है, हमारा देश गुलदस्ता है, और धर्म के आड़ में इस गुलदस्ता को तोड़ना नहीं है, इसे सहेज के रखना है, समेट के रखना है। तो अंत भला तो सब भला, जो आखिर में बात कही है वही सर्वोपरि है, वही हिंदुस्तान है, वही भारत है, वही लोकतंत्र है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।